इडियम्स की तरफ। पहला है हार्ट इन द राइट प्लेस। देखिए जनरली जो हार्ट होता है वो अपने राइट प्लेस में ही होता है, ठीक है ना, मतलब समझो इसको, वैसे तो लेफ्ट में होता है ना, लेकिन राइट का मतलब होगा हार्ट इन द राइट प्लेस का मतलब होता है हार्ट का राइट प्लेस कौन सा होता है, सही प्लेस कौन सा होता है, लेफ्ट वाला ही होता है। तो किसी व्यक्ति का हृदय उसके सही जगह पर है, इसका मतलब है उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो बढ़िया व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए आता है। उसका हार्ट है वो सही जगह पर नहीं है, सही जगह पर नहीं है यानी कि राइट प्लेस पे नहीं है, तो मतलब वो राइट साइड में है। हार्ट जनरली कहां होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और आप बोल रहे हो कि हार्ट इन द राइट प्लेस, नॉट राइट प्लेस, दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड में ना होके राइट साइड में है, तो राइट साइड में नहीं है तो रॉन्ग है वो। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है, फिर से समझो इसको। हार्ट इन द राइट प्लेस, अपना हार्ट है वो कहां होता है, अब राइट यहां पे सही के लिए है, राइट का दायां और बायां से कुछ लेना देना नहीं है, पहले तो ये समझो, ठीक है। तो अब अपने हार्ट पर समझते हैं, हार्ट अपने किस साइड में होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में वो सही होता है। अब किसी का हार्ट होता है कि राइट साइड में नहीं होता, लेकिन हम ये कहें कि उस व्यक्ति का जो हार्ट है वो राइट प्लेस पर है, उसी जगह पर है जहां होना चाहिए, तो वो कहां पे है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो वो अगर, इसका मतलब ये हो गया कि उसका हार्ट सही जगह पर है, तो वो दूसरों के लिए बढ़िया सोचता है, अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, इसलिए आता है हार्ट इन द राइट प्लेस का मतलब उसका हार्ट अपने सही जगह पर है, कठोर नहीं है, वो सभी लोगों के लिए बढ़िया सोचता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाला है, यानी कि हार्ट का राइट प्लेस कौन सा होता है, लेफ्ट साइड ही होता है, ठीक है ना। अब ये राइट से कई बार हम समझ लेते हैं कि हार्ट राइट साइड में कैसे होता है सर, वो तो गलत हो गया ना। हार्ट राइट प्लेस पूछा है, साइड नहीं पूछा। प्लेस मतलब सही जगह कौन सी होती है हार्ट की, हार्ट की लेफ्ट साइड होती है, और वहीं पे है तो वो सही है। तो अगर हार्ट है उसके सही जगह पर, इसका मतलब वो व्यक्ति हार्ट है, तो इसका मतलब उसमें इमोशन है, इमोशन है इसका मतलब दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो इसका मतलब हो गया गुड नेचर्ड। फिर है हार्ट टू हार्ट टॉक। देखिए कई कई बार क्या हो जाता है कि लड़ाइयाँ हो जाती है, लड़ाइयों के अंदर हम कुछ बोल देते हैं, सामने वाले की सुनते नहीं है उसकी, तो हम जनरली क्या करना अगर इस लड़ाई से बचना है तो करना क्या है, हम ये कहेंगे कि चलो हम बैठते हैं और जो भी मेरे मन में है मैं बोल देता हूं, और जो तुम्हारे हार्ट में तुम बोल दो। यानी कहने का मतलब है हार्ट टू हार्ट टॉक हो जाएगी। कहने का मतलब किसी को बीच में नहीं लेना है, कोई बात नहीं है, दिमाग से नहीं सोचना है, सामने मेरे बैठो, हार्ट टू हार्ट, मेरे अंदर जितनी भी बातें तुम्हें लेकर वो सब मैं बोल देता हूं, और तुम्हारे अंदर जो भी है वो तुम बोल दो। इसका मतलब हार्ट टू हार्ट टॉक हो गई। इसका मतलब हो गया स्पीक ऑनेस्टली, जो भी तुम्हारे मन में है ईमानदारी से बता दो, फ्रैंकली बता दो, और जनरली हार्ट टू हार्ट टॉक होती है ना, तभी जाकर वो रिश्ते आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब हो गया कि ऑनेस्टी से बोलना और फ्रैंकली होकर बोलना। हैंड पैकेड हस्बैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैंड पैकेड, है ना, हैंड पैकेड हस्बैंड, ये याद रख लो, वैसे तो याद रह जाएगा क्योंकि ये कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जो जिन पर बहुत जॉक वगैरह होते हैं। तो हैंड पैकेड हस्बैंड वो हस्बैंड जो कंट्रोल्ड होता है, किससे, अपनी वाइफ से। अपनी वाइफ से जो हस्बैंड कंट्रोल्ड होता है उसे बोलते हैं हैंड पैकेड, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। यानी कि जैसे ही जो उसकी वाइफ जो कहती है वो बिना सोचे समझे वो ही कार्य कर देता है। तो हैंड पैकेड हस्बैंड, ये इस पे जॉक्स भी बहुत सारे होते हैं कि वो तो जोरू का गुलाम है, मतलब जैसा उसके इशारों पे वो नाचता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, कंट्रोल्ड और बुलीड बाय वंस वाइफ। कई बार आपने देखा होगा कुछ मूवीज में, तो कुछ जो हस्बैंड होते हैं वो अपने ससुराल में रहते हैं, मतलब उनकी वाइफ है वो ससुराल नहीं जाती, वो अपने पियर रहती है और वो ससुराल में रहते हैं। और वो ससुराल में रहते हैं तो सीधी सी बात है कंट्रोल्ड होंगे, उनका दाना पानी खा रहे हैं तो कंट्रोल्ड तो होंगे। और दूसरा बुलीड, अब वो जो वाइफ भी होगी ना वो कहेगी, कुछ भी बोल देती है सबके सामने उसको। क्यों बोलेगी, क्योंकि सीधी सी उसको पता है कि इस बंदे में दम नहीं है, वरना तो ये कुछ काम कर लेता, तभी वो वहां पे रह रहा है। बाकी वाइफ को भी ये पसंद नहीं होता कि वो वहां पे रहे, लेकिन वो इतनी फ्रैंक हो जाती है कि उसको कुछ भी बोल देती है। तो वो उस सेंस में ये आता है काम में, जोरू का गुलाम, यानी कि वो कुछ भी तो मन में है वो उसको बोल देती है, उसको तिरस्कार उसका कर देती है और साथ में उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसे जो ईडियम है वो जनरली पूछे जाते हैं। ये वाला भी ईडियम बहुत बार पूछा जाता है, हैंड पैकेड हस्बैंड,
यानी कि कंट्रोल, जिस हस्बैंड को वाइफ कंट्रोल करती है और उस पर बुली करती है, बुली का मतलब हो गया उस पर धौंस जमाती है, उसको डांट फटकार लगा देती है, थोड़ा दूसरे शब्दों में शोषण करती है उसका, तो उसे बोलते हैं हैंडपेकेड हस्बैंड। हरक्यूलियन टास्क, हरक्लीज कौन था सबसे पहले ये समझना जरूरी है। हरक्लीज अगर ग्रीक मिथोलॉजी में जाओ तो एक डेमी गॉड था। डेमी गॉड का मतलब हो गया कि ऐसा गॉड जिसमें हाफ तो पावर होती है गॉड की और हाफ नेचर होता है या पावर होती है ह्यूमन बीइंग की। तो जूस जो कि एक कह सकते हैं कि गॉड थे, वो उनका दिल आ गया था एक मानव या कह सकते हैं कि स्त्री पर, जो कि पृथ्वी पे रहने वाली थी, तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो था हरक्लीज। अब हरक्लीज एक डेमी गॉड था, तो पावर तो थी उसमें गॉड जितनी। तो एक उसकी कहानी आती है जिसमें हरक्लीज को 9 टास्क दी गई थी, 9 टास्क दी थी, डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क थी। उसमें पहली टास्क ये थी कि एक 3 मुंह वाले शेर का शिकार करना है, वो भी सीधे हाथों से, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो बिल्कुल उसमें भगवान की जो ताकत थी, देवीय शक्ति तो थी, उसने उसको चीर दिया। दूसरी टास्क थी कि 9 मुंह वाले हाइड्रा का शिकार करना। हाइड्रा होता है जो पुराने समय में उसको बोलते थे, जो सांप वगैरह होते हैं ना, स्नैक्स, स्नैक्स नहीं जो खाते हैं, स्नैक्स यानी सांप, उनके लिए बोल रहा हूं। तो हरक्यूलियन टास्क में दूसरी टास्क ये थी कि 9 मुंह वाले हाइड्रा का शिकार करना। किसी आगे फिर और था, मतलब इस प्रकार से 9 टास्क थी अलग अलग। और ये बहुत मस्त कहानी बनती है, आप कभी टाइम मिले तो आप हरक्यूलियन टास्क पे वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे। तो हरक्यूलियन टास्क, हरक्लीज को ये टास्क दी गई थी, जैसे अपनी मूवी थी ना हतम हताई, उसमें 7 टास्क दी थी, ये करना है वो करना है, ऐसे ऐसे करोगे तब ये जाके होगा। तो पुराने समय में ऐसे टास्क मिली थी उनको, तो उन्होंने वो पूरी। आप पूछ रहे हो कि क्या वो सही थी बात या सर ये कैसी है, ये इमेजिनरी कहानी, आपको पता है कि ठीक है सभी अपने हिसाब से लिखते हैं। अब आपने कभी सुना है क्या 3 मुंह वाले शेर के बारे में, ना 9 मुंह वाले सांप के बारे में? तो ये जनरली उनकी मान्यता है, मान्यता के हिसाब से उन्होंने कहानियां रच दी है। तो हरक्यूलियन टास्क कैसी टास्क हो गई, डिफिकल्ट हो गई ना, इजी टास्क थोड़ी है। ऐसा एक मुंह वाले शेर का शिकार भी मुश्किल से होता है, उसको भी चीरना सीधे हाथों से, इट्स वेरी डिफिकल्ट बेयर हैंड से। लेकिन 3 मुंह वाले 9 मुंह वाले सांप को, तो ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट थी। तो हरक्यूलियन टास्क सिंबॉलिक है, ऐसी टास्क जिसमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, क्योंकि ये टास्क क्या होती है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाई एंड ड्राई। अब आप पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, और दूसरी बात वहां पानी होता है क्या, नहीं होता, वो ड्राई होते हैं। हाई एंड ड्राई का मतलब ऐसा स्थान जहां पर आप चले गए तो आप क्या हो, वहां पे कौन रहेगा, सीधी सी बात है। हाई एंड ड्राई, ऊपर चले गए वहां पानी नहीं है, वहां कौन रहेगा, वो अलग थलग पड़ा जो स्थान होता है उसे बोलते हैं हाई एंड ड्राई। जो पहाड़ का ऊपरी सिरा होता है, वहां पे कोई बस्ती देखी है आपने, नहीं, क्योंकि वहां पानी नहीं होता पीने के लिए, कोई फल नहीं होते। हाई है तो ड्राई भी है, तो हाई एंड ड्राई का मतलब वो स्थान जहां पर कोई रहता नहीं है, एकदम अकेला, एकदम खाली स्थान होता है, उसे बोलते हैं हाई एंड ड्राई। हाई हैंड, देखिए पुराने जमाने में कह सकते हैं कि हाई हैंड किसके होते थे, ऊंचे हाथ किसके होते थे, हाई हैंडेड। वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कम्युनिटी है, उसके अंदर क्या चल रहा है, फैसला चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, उच्च कुलीन के, निम्न कुलीन के, सब बैठे हैं। अब उसमें फैसला चल रहा है कि ये व्यक्ति एकदम से गलत है, तो हाई हैंड का मतलब है हाथ ऊपर वही कर सकता है व्यक्ति जिसके पास में पावर हो वहां पे। और पावर किन को मिलता है आपको पता है, पैसे वालों को। तो उच्च कुलीन के जो लोग थे वो हाई हैंड करते, वो बोलते ना कि ये चीज ऐसी होगी तो ऐसी ही होगी, और वो बोलते ना ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। हाई हैंड वहां से आया। इसका मतलब ये हो गया कि पावरफुल लोग हैं वो चाहे तो किसी भी फैसले को बदल सकते हैं, उनके पास हाई हैंड होते हैं, हाई अथॉरिटी होती है। तो हाई हैंड का मतलब हाई अथॉरिटी होना, वो चाहे वैसे फैसले को देते हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस होते हैं वो हाई हैंडेड होते हैं, वो चाहे उस फैसले को बदलवा सकते हैं कहीं से भी। तो हाई हैंड का मतलब ओवर बेयरिंग या पावरफुल होना, जो किसी भी इसे होता क्या है, शोषण किसका होता है, गरीब तबके का होता है। फिर से हिट बिलो द बेल्ट। देखिए जब भी आपने फाइटिंग वगैरह देखी होगी या कोई भी खेल देखा होगा जिसमें जनरली फाइटिंग की तरफ ही बात करते हैं, तो बॉक्सिंग में जो पंचेज होते हैं वो कहाँ लगते हैं, आप कहीं पे भी चेहरे पे मार सकते हो, यहां पर मार सकते हो, लेकिन जहां पे बेल्ट लगा होता है उससे नीचे, क्योंकि वो
जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रिटल होता है, वहाँ पे आप मार नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो पहले से बैंड होता है कि यहाँ पे आप 2-3 जगह पर वार नहीं करोगे, जो बहुत ही कह सकते हैं डेलिकेट जगह होती है। एक होती है ये गले वाली जगह, यहाँ पे बैन होता है, एक ये वाला जगह यहाँ पे बैन होता है, और तीसरा बिलो द बेल्ट, जहाँ बेल्ट लगाते हैं उससे नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे बैन होता है। हिट बिलो द बेल्ट, अब कोई व्यक्ति है बिलो द बेल्ट मार रहा है, ठीक है ना, बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे वाली साइड में जहां पे बैन है, क्योंकि वहां से मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वहां पे मार रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर। अब वहां पे किसी ने मार दिया तो उसके बाद बचा ही क्या, ठीक है ना। तो गले पे यहां पे मारना और बिलो द बेल्ट मारना एक चीटिंग माना जाता है गेम्स में। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब हो गया चीटिंग करना या किसी को अनफेयरली मींस से, जैसे मान लीजिए अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं वो एक तरीके से हमारे लिए हिट बिलो द बेल्ट ही है, हमारे लिए तो वो चीटिंग ही हो रही है ना, कि वो बंदे चीट करके और अनफेयर मींस से क्या कर रहे हैं, गलत तरीकों से जॉब प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हिट बिलो द बेल्ट है। ये पॉलिसी कैसी है, हिट बिलो द बेल्ट पॉलिसी है। हिट द जैकपॉट, देखिए आप कभी भी कोई गैम्बल करने जाते हो, या मान लीजिए आप कहीं पोकर खेलने के लिए जाते हो, जुआ खेलने के लिए जाते हो, तो उसमें एक अंतिम और सर्वश्रेष्ठ इनाम होता है, उसे बोलते हैं जैकपॉट। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि 1 रुपए के 1 करोड़ मिल जाए। तो 1 रुपए देकर 1 करोड़ वाला जो इनाम होता है उसे बोलते हैं जैकपॉट। यानी किसी भी खेल में सबसे ऊपर का जो प्राइस होता है उसे क्या बोलते हैं, जैकपॉट बोलते हैं। और आप उसको हिट कर रहे हो, इसका मतलब आप जैकपॉट जीत रहे हो। तो जैकपॉट जीतने का मतलब हो गया गेनिंग अ बिग सक्सेस, यानी कि बहुत ही बड़ी सक्सेस प्राप्त करना, स्पेशली बाय लक। क्योंकि देखो ये 1 रुपए से 1 करोड़ बनाना तो लक पर ही आधारित होता है, तो ठीक है ना। तो हिट द जैकपॉट का मतलब हो गया कि सर्वश्रेष्ठ जो प्राइज है उसको जीतना। नेक्स्ट मूव करते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, नेल को हेड में फिट करना। तो ये किस प्रकार से हुआ कि देखो पुराने समय में जनरली देख लो कि इस गेम से समझो कि मैं केवी में गया था, तो वहां पे एक गेम हमें खिलवाया गया था। तो उसमें क्या है कि एक गधे का बना दिया, गधे को बना दिया, और गधे बना के मुझे उसकी पूंछ का ऐसे कुछ आउटलेट लेके दे दिया, और फिर कहा, उस पे पिन लगी हुई थी, और मेरी टास्क ये थी कि मुझे इस तरह से आंखों पे पट्टी बांध के छोड़ दिया गया, और फिर कहा कि अब जाओ, और आंखें बंद है, पट्टी लगी हुई है, कि अब जाकर आप वहां पे घोड़े की पूंछ कहां लगी वहीं लगाओ। तो 2 साइड में थे, इस साइड में मेरे वाले लोग थे, वो मुझे बता रहे थे, और इस साइड में थे मेरे ऑपोजिशन वाले, वो बोल रहे थे, और मुझे चूज करना था कौन से मेरे वाले हैं और कौन से, क्योंकि पट्टी लगी हुई तो मुझे पता नहीं। तो मैं ऐसे जा रहा था, तो कोई बोल रहा है लेफ्ट जाओ, कोई बोल रहा है राइट जाओ। तो मुझे इस तरह से चूज करना था कि कैसे उसकी जहां पे पूंछ लगती है वहीं लगे। तो वो जो बता रहे थे उस हिसाब से वहां लगाना होता है। इसका मतलब हो गया सही समय पर सही जगह पर सही कार्य करना, ठीक है ना। यही हो गया ना कि भाई आप किस पे विश्वास कर रहे हो। ये तो गेम है, इस गेम से तो ये मिला कि आप अपने दोस्तों पे विश्वास करके कार्य करते हो तो वो कितना सही होता है, ये पता चलता है। और ये कुछ वैसा ही है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि लक्ष्य कहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए। जैसे आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि अभी पढ़ के आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, या जो भी एसएससी जहां भी तैयारी कर रहे हो वहां पे आप लग जाओ। तो यू हैव टू हिट द नेल, आपको जो नेल है, वो कील है, वो सही जगह पर, हेड का मतलब हो गया एकदम वो जगह जहां पर लगनी चाहिए वहां पे आप लगाओ। इसका मतलब हो गया टू डू और से द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही चुनाव करना, सही समय पर सही कार्य करना क्या कहलाता है, हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। सही समय पर, अभी सही समय आपका, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, जॉब लग जाओगे। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन नाम का एक मैनेजर था पुराने समय में, जो घोड़ों का बड़ा व्यापारी था, और वो एक कठोरता के लिए जाना जाता था। वो जनरली क्या करता कि एट टाइम एक घोड़े को ही किसी को देता था किराए पे, ठीक है, ताकि वो घोड़ा जब भी वापस आए तो उसको रेस्ट दिया जाता प्रॉपर, ताकि वो वापस रिकवर हो जाए। तो इसलिए वो जाने जाते। तो कोई भी व्यक्ति जाता हॉब्सन के पास में और कहता कि मुझे घोड़ा दो, तो वो कहता घोड़ा दे दूंगा, ये ले लो। क्योंकि वो हमेशा ये चूज करते, उनके पास 30 घोड़े थे, तो जो देना था, जैसे मान लीजिए उन्होंने 3 घोड़े दे दिए, उसके बाद में आगे वाले बहुत सारे घोड़े हैं, ठीक है ना। तो
कोई भी व्यक्ति आएगा ना, 3 पहले से गए हैं तो वो चौथा घोड़ा ही देगा, 5वां नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसने एक सीधी सी उसका लॉजिक है कि वो एक प्रकृति उन्होंने बना ली थी कि मुझे ये देना है, अब इसको दे दिया, फिर आगे वाला आएगा उसको 5वां नंबर दे देगा, छठे वाले आएगा उसको छठा और 7वें वाले को 7वां, इस तरह से देता रहेगा। और जो घोड़े वापस आते रहेंगे वो पीछे, जैसे 2-3 दिन काम करके वो आ गए तो वो वापस लगते रहेंगे, ताकि इनको प्रॉपर रेस्ट मिल सके उन घोड़ों को भी, और वो घोड़े हेल्थी भी रह सके। इसलिए उन्होंने एक नियम बना रखा था कि वो आते और क्रम से वो देते कि इस नंबर वाला चला गया तो अब जो व्यक्ति आएगा उसको 5 नंबर वाला ही मिलेगा। अब वो व्यक्ति आता, वो बोलता कि मुझे ये घोड़ा चाहिए, तो वो कहते ये नहीं मिलेगा, कतार में ये 5वें नंबर वाला ये मिलेगा, यू शुड टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या मत लो, या तो ले लो या मत लो। मतलब अब उस व्यक्ति को घोड़ा तो चाहिए, अब उसे लेना भी है, तो ये ऐसी चॉइस हो गई। उसने क्या कहा, यू कैन टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या मत लो। तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, या तो लेना है तो इसे ही लेना है, वरना सभी को छोड़ दो, कुछ भी नहीं दूंगा। तो हॉब्सन की चॉइस ऐसी चॉइस थी कि जिसमें कोई चॉइस ही नहीं है, आपको वो लेना ही पड़ेगा। वो जो क्रम में वो बताते हैं कि ये वाला घोड़ा तो यही लेना पड़ेगा, चाहे आगे कितने बढ़िया घोड़े क्यों ना हो। तो या फिर वेट करो कि वो क्रम आ जाए। तो हॉब्सन की चॉइस वो चॉइस होती है जिसमें, जैसे जनरली यहाँ पे देखा गया है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आप कपड़े लेने के लिए जाते हो तो बाजार में क्या, जयपुर में मैंने जयपुर का क्राइटेरिया और सरदार शहर के बारे में बता रहा हूँ। सरदार शहर में जब आप जाते हो कपड़े लेने के लिए और बोलते हो कि भैया ये कपड़े ये वाला दे दो या दिखाओ मुझे अलग अलग पैंट्स दिखाओ, तो वो पैंट 2-3 निकालता है, वो बोलता है कि भाई साहब इतनी है, या तो ले लो या चले जाओ। ये यहाँ पे हॉब्सन चॉइस चलती है, या तो ले लो या चले जाओ, सीधी सी बात। ये ऐसे व्यापार नहीं होता, ये तो हॉब्सन चॉइस है, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है हॉब्सन चॉइस, मतलब कोई ऑल्टरनेट नहीं होना, कोई रास्ता ही नहीं होना, कोई चॉइस ही नहीं होना। एक्चुअल में चॉइस कहाँ है, या तो लेना तो यही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाओ, है ना। लेकिन जयपुर में या बड़े सिटीज में जाते हो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको, आप ले तो ले, मत लो, लेकिन बढ़िया तरीके से वो ट्रीट करते हैं। ये अच्छी बात है, ये व्यापारियों को सोचना चाहिए इस तरह से भी। तो हॉब्सन चॉइस ऐसी चॉइस जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कोई चॉइस ही नहीं है, एक्चुअल चॉइस तो है ही नहीं उसमें। होल्ड समवन इन लीश, लीश का मतलब होता है पट्टा, है ना, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डालते हैं, वही लीश का मतलब होता है पट्टा। होल्ड समवन, और किसी व्यक्ति के गले में पट्टा डाल दिया तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब वो कंट्रोल्ड है। किसी व्यक्ति के गले में पट्टा, यानी कुत्तों के गले में पट्टा क्यों डाला जाता है, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, और किसी व्यक्ति के गले में पट्टा भी इसीलिए डाला जाता है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो लीश का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है पट्टा। हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी, देखो आप, ये पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई चूहा होता है घर में, तो वो बिल कहाँ बनाता है, वो बीच में नहीं बनाता, वो कॉर्नर में बनाता है, और कॉर्नर में भी छोटा एक कॉर्नर बना लेता है, उसमें हॉल बनाता है। हॉल एंड कॉर्नर का मतलब है ताकि उसको देखा ना जा सके वो कहाँ पे, एकदम किनारे पे जाता है वो, वहां पे किसी चीज के पीछे कॉर्नर में वो हॉल बनाता है। हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो सीक्रेट पॉलिसी होती है, क्योंकि वो भी तो चाहता है वो सीक्रेट वहां रह जाए और किसी को पता भी नहीं चले, वो बीच में थोड़ी बनाएगा कहीं पे। हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी इस मीनिंग यहीं से निकला है, इसका मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो क्या होती है, सीक्रेट होती है। तो फिर से हार्ट इन द राइट प्लेस, उस व्यक्ति का हार्ट सही जगह पर है, मतलब वो बढ़िया है, शांति प्रिय व्यक्ति है, अच्छे नेचर का व्यक्ति है। हार्ट टू हार्ट टॉक, आज हमें हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है, मुझे जो गिले शिकवे मैं कहता हूं तुम अपने कह दो, इसका मतलब ऐसी बातें जिसमें आप फ्रैंकली बोलते हो। हैंडपैकेड हस्बैंड, वो हस्बैंड जो जोरू का गुलाम होता है, जैसे बोलती है वैसा वो करता है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलीज कौन था आपको मैंने बताया, तो उसको जो टास्क मिली थी बहुत डिफिकल्ट थी, और उनको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत और ब्रेवरी और वैलर की आवश्यकता, एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसी टास्क जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। हाई एंड ड्राई पहाड़ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ज्यादातर उनमें कोई नहीं रहता है। हाई एंड ड्राई वो स्थान जहां पे कोई नहीं रहता। हाईलैंड, हाँ साधु महात्मा रहते हैं, वो भी अकेले। हाई हैंड वो अथॉरिटी होती है, वो व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ ऊपर करने की इजाजत होती है, और वो क्या करते हैं, किसी भी निर्णय को बदलने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैसों का पावर होता है। तो वो हाई हैंड सोसाइटी। हिट बिलो द बेल्ट, आपको मैंने बताया था, बिलो द बेल्ट वो पार्ट होता है जहां पर
चोट करने पर मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं और गेम्स में इसको जनरली बैन किया गया है। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब हो गया कि आप जीत रहे हो लेकिन आपने गलत तरीकों को इस्तेमाल करके जीता है अगर आपने हिट बिलो द बेल्ट किया है तो, यानी कि स्ट्राइक अनफेयरली। हिट द जैकपॉट, जैकपॉट होता है वो प्राइज होती है गैम्बल में, जो अंतिम धन होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो वो होता है जैकपॉट। तो जुए में लक के द्वारा सबसे ज्यादा या बड़ी सक्सेस प्राप्त करना, बड़ा प्राइज प्राप्त करना, हिट द जैकपॉट। होते हैं ना कई लोग जो बहुत गरीब होते हैं ऐसे, और लेकिन वो उनकी शादी हो जाती है बहुत बड़े घरों में, फिर उनकी जमीन जायदाद हो जाती है बहुत सारी, तो जैकपॉट ही मिलता है उनको। तो बाकी अपने लोगों को तो देखो सीधी सी बात है, जॉब लगनी है, जॉब लगने के बाद में ही शादी होगी। मेरी तो हो गई है लेकिन आप अपनी देख लो, जॉब लगने के बाद ही, वरना कुंवारे फिरते रहोगे। क्योंकि सभी लड़कियों को लगा हुआ चाहिए, उनके माँ बाप को वो देखते हैं लड़कियों के माँ बाप की वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो या तो लग जाओ आप जॉब, है ना, वरना फिर कुंवारे रहोगे। मनपसंद नहीं मिलेगा और तो क्या है। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सही समय पर सही चयन करना, या जब समय सही है तो सही तरीके से वहां पे वार करो आप। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन मैंने बताया कि वो व्यक्ति था या तो ले लो या चले जाओ, वो व्यक्ति तो कोई चॉइस ही नहीं दी, उसने कहा चलो देख लो ये इतने घोड़े हैं, 40 घोड़े दिखा दिए, फिर कहा कि ये वाला तुम्हें लेना है 5 नंबर, तो उसने कहा 40 क्यों दिखाए, कि नहीं मेरे लिस्ट में ये 5वां यही है। तो कोई दिखा भी सब दिए, चॉइस भी दे दी, लेकिन लास्ट में कहा या तो यही लो या चले जाओ। तो एक्चुअल चॉइस ना होना क्या होता है, हॉब्सन चॉइस। किसी को जैसे कुत्ते को गले में पट्टा डाला जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो किसी व्यक्ति को डाला जा रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए आता है होल्ड समवन इन लीश। और फिर है हॉल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो सीक्रेट होती है, छुपी हुई पॉलिसी होती है, उसे बोलते हैं हॉल एंड कॉर्नर। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो चीजें बनती नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कोशिश करूं कि उनको बना के आपको याद करवा दूं, और तो क्या तरीका हो सकता है। ये तरीका बहुत बच्चों को पसंद भी है तो इससे याद भी हो जाते हैं, तो हरक्यूलियन टास्क बार बार आते हैं। ये जिसमें आने वाले कौन कौन से, देखो ये 2, हाई एंड ड्राई, हिट द जैकपॉट, हिट बिलो द बेल्ट, ये सारे ही आने वाले हैं। ऑप्शन चॉइस बहुत बार पूछा जाता है, और हॉल एंड कॉर्नर, ये सारे ही पूछे जाते हैं। मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं कहूंगा कि एक भी अनइंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आपको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं ईडीएम की श्रेणी में, हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट क्या होता है, आपने वास्प सुना है, ततैया, जिसको मारवाड़ी भाषा में टांटिया कहते हैं, जो बहुत बड़ा होता है। लेकिन हॉर्नेट होता है ना, वो प्रजाति है, वो और भी बड़ी होती है, लगभग इतना बड़ा होता है वो। अब सोचो इतना होता है अपने यहाँ पे, अपना जी को टांटियो वो इतो सो है, इड्डो बुड्डो टांटियो जो होसी, तो फिर उस डंक की तो बुड्डो होसी, सोचो। जनरली ये ब्राजील के जंगलों में मिलते हैं ये हॉर्नेट वगैरह, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। इनके जो स्टिंग होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो ये हॉर्नेट के नेस्ट को छेड़ना, अब हॉर्नेट के नेस्ट को अब बताओ, अपने जनरली बच्चे होते हैं छोटे, तो वो क्या करते हैं, वो नेस्ट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे बीज का, मधुमक्खियों का, उनका, तो मधुमक्खियां तो फिर भी काट लेती है, तो कोई ज्यादा जलन तो होती है, परेशानी होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती। अब इतना बड़ा ततैया, उसके जो नेस्ट है, घोंसले पर आपने किसी प्रकार से हार्म किया है, तो अब सोचो क्या होगा आपके साथ। इसका मतलब ये हो गया कि कोई कंट्रोवर्सी चल रही है या कोई परेशानी चल रही है, उस सिचुएशन में आप चले गए, यानी कि हॉर्नेस्ट के नेस्ट के पास चले गए, तो इसका मतलब आप किसी परेशानी में चले गए। क्योंकि वहां पे अगर उनको थोड़ा सा भी, उनके सेंसेस होते हैं, आप बगल से भी गुजरोगे ना तो पता चलेगा कि ये खतरा आ रहा है, तो वो पता है ना फिर खतरे को क्या करते हैं। तो हॉर्नेट नेस्ट का मतलब हो गया कि हॉर्नेट का नेस्ट होता है बहुत डेंजरस स्थिति, डेंजरस होता है वहां पे, क्योंकि वहां की जो कह सकते हैं सैनिक हॉर्नेट होते हैं, वो तुरंत हमला करते हैं। उनके सेंसेस होते हैं, पता चलता है कि ये व्यक्ति यहां से गुजर रहा है, तो वो तुरंत हमला कर देते हैं। तो हॉर्नेट के नेस्ट के बगल से गुजरने का मतलब हो गया कि आप किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हो, आप परेशानी आपके बिल्कुल नजदीक है, या कंट्रोवर्सी से गुजर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे ह्यू एंड क्राई का मतलब, ह्यू एंड क्राई का मतलब है बहुत ही ज्यादा विलाप करना, जोर जोर से चिल्लाना, यानी ग्रेट नॉइज। इसको सीधा याद कर लो, ह्यू एंड क्राई यानी कि अ ग्रेट नॉइज।
हुला बल्लू, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ना पूछा जाता है आज तक, बस ये ऐसे इनफॉर्मल है तो मैंने ले लिया। हुला बुल्लू का मतलब है बहुत ज्यादा तेज, कंफ्यूज हो जाते हैं कोई व्यक्ति और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, उसे बोलते हैं हुला बल्लू। हश हश, ये हश हश नहीं, कुछ नहीं बताना, इसे ऐसे बोलते हैं श। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं और आपकी कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको इशारा करते हो मेरी बात मत बताओ, इसका मतलब वेरी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट है अपनी बात, इनको नहीं बतानी है, हश हश नहीं है ये, ऐसे है, ठीक है। तो बहुत ही सीक्रेट होना या कॉन्फिडेंशियल, ऐसा आप कब करते हो, जब आप चाहते हो कि वो और ज्यादा ना बोले, आपकी बातें और ना बताए सबको। हश मनी वही बात है, चुप करके पैसा देना। क्यों करते हो आप ऐसा, कब देते हो? जैसे मान लीजिए आपका काम नहीं हो रहा, आप लाइन में लगे हुए हो, सॉरी मौसम ही कुछ ऐसा है, आप लाइन में लगे हो, आपको आगे जाना है शॉर्टकट से, तो आप क्या करोगे, जाओगे किसी व्यक्ति के पास में, जो जैसे बैंक की लाइन है तो बैंक के मैनेजर के पास जाओगे, भाई साहब थोड़ा देख लो आप, सॉरी थोड़ा देख लो, ये लो 200 रुपए करवा दो, वो भी कहेगा, आप भी कहोगे, और आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी मनी जिसमें आप चुप करके धन देते हो तो क्या बोलते हैं उसे, हश मनी। हश मनी, मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, किसी चीज को सीक्रेट रखने के लिए आप पैसा देते हो, रिश्वत देते हो, उसे बोलते हैं हश मनी। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। कब होता है, जैसे आप रात को सपना देखते हो, सपना देखते हो तो समटाइम्स डरावने सपने आते हैं, डरावने जो सपने होते हैं उन्हें नाइटमेयर्स बोलते हैं। तो उसमें कई बार ऐसे भूत आ जाते हैं, राक्षस, दानव, शैतान, चुड़ैल, ये आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस समय आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, चलना चाहते हो, उनसे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आपकी स्थिति क्या हो जाती है, सपने में भी आपका कैरेक्टर है वो वहीं रुक जाता है, न आगे जा सकते हो न पीछे जा सकते हो, आपकी परिस्थिति कैसी है, आप फिक्स हो जाते हो। तो इन फिक्स का मतलब हो गया इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। वो डिफिकल्ट सिचुएशन है तभी तो आप वहां पे रुक गए, डेंजरस सिचुएशन है, आप चाहते हो वहां से भागना लेकिन भाग नहीं सकते, तो उसे बोलते हैं इन फिक्स। क्या सर ये यहीं से बना हुआ है, नहीं बना हुआ, यह याद करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। इन अ फॉग, फॉग क्या होता है, कोहरा, और कोहरा जब बहुत घना होता है तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कोई आकृति है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता कि वो इंसान है, एक जानवर है या गाड़ी है, ये पता नहीं चलता। फॉग में चला जाना इसका मतलब है कंफ्यूजन, आप ये पता नहीं लगा सकते कि वहां पे इंसान था, जानवर था, ये क्या था। तो फॉग नजर आने का मतलब हो गया कंफ्यूजन नजर आना। इन अ फॉग का मतलब कंफ्यूजन, या उसको अच्छे से समझ नहीं पाते, किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते, उसके लिए भी आप बोलते हो इन अ फॉग। इन नटशेल, ये तो आपने सुना ही होगा, नटशेल, मुझे नटशेल में सारी बात बताओ, संक्षिप्तता में, पूरी घुमा फिरा के पूरी बातें ऐसे छोड़ो इनको, मुझे सिर्फ सार बता दो। तो इन अ नटशेल का मतलब सार बताना या संक्षिप्त तरीके से किसी बात को बताना। इन अ पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार, और पिकल जनरली पुराने समय में डिफिकल्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बताया गया, क्योंकि वो तीखा और कड़वा होता है। तो अब याद करना, इन अ पिकल का मतलब हो गया कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई व्यक्ति होता है, ऐसी सिचुएशन जो उसको पसंद नहीं है लेकिन उस ऐसी स्थिति में होता है, तो उसे बोलते हैं इन अ पिकल। इसको याद करो ना करो कोई बात नहीं, जनरली पूछा जाता है कि हाँ, कई बार पूछा भी जा सकता है, किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। इन ब्लैक एंड व्हाइट, देखो व्हाइट तो होता है पेज, और ब्लैक से उसमें लिखा जाता था पुराने समय में, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो गया, पेज पे लिखा हुआ, और पेज पे लिखा हुआ क्या हो गया, इन रिटन। रिटन और प्रिंटेड फॉर्म का मतलब हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आप कहते हो कि भाई ये रूल है, ऐसा होना चाहिए, तो आप कह सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में दो। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया कि आप मुझे लिखित में दो ये चीज, रिटन फॉर्मेट में लेना किसी से, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। फुल स्विंग, स्विंग का मतलब होता है पूर्ण रूप से घूमना, फुल का मतलब पूरा अच्छे से चक्कर, स्विंग का मतलब घूमना आगे पीछे चारों तरफ सर्कुलर रूप में, और फुल का मतलब एकदम कि भैया वो तो अपने पूरे जोश में है,
वो तो पैसे कमा रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, फुल स्विंग में कमा रहा है। इसका मतलब होता है अपने पूरे हाइट ऑफ एक्टिविटी का मतलब पूरे जोश में होना, पूर्ण 100% अपना देना, उसे बोलते हैं इन फुल स्विंग। और अंतिम है आज का आइडियम, वो है हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट, स्पिरिट को बोलते हैं कि आत्मा को भी बोलते हैं स्पिरिट, और स्पिरिट आपके उत्तेजना को भी बोलते हैं, और उत्साह, स्पिरिट उत्साह को भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाई स्पिरिट, उत्साह बहुत तेज होना, इसका मतलब कब होता है बहुत उत्साह आपके अंदर, जब आप बहुत खुश होते हो या किसी चीज के लिए आप सोचते हो कि वो चीज हमें मिल जाएगी, तब आपकी हाई स्पिरिट। लो स्पिरिट कब हो जाती है, जब वो आपको चीज नहीं मिलती है तो आप क्या हो जाते हो, निराश हो जाते हो। तो हाई स्पिरिट का मतलब उत्साह होना, और लो स्पिरिट का मतलब होना निराश। तो फिर से हॉर्नेस्ट का नेस्ट, ऐसे जगह पर जा रहे हो जहां पे हॉर्नेस्ट का नेस्ट है, इसका मतलब आप बहुत डिफिकल्ट या परेशानी वाली सिचुएशन में आ चुके हो। ह्यू एंड क्राई का मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल, हुलागो का मतलब बहुत ऐसी नॉइज, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब होना कि भाई चुप हो जाओ, मेरे सीक्रेट मत खोलो। हश मनी, रिश्वत देना। इन अ फिक्स, डिफिकल्ट सिचुएशन जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, मैंने सपने वाला उदाहरण दिया। इन अ फॉग, फॉग में चले जाना, फॉग का मतलब होता है कोहरा, कोहरे में चले जाना का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कंफ्यूज्ड हो गए हो कि वहां पे क्या है, कंफ्यूजन में चले जाना। नट शेल का मतलब होता है संक्षिप्तता में। पिक्कल होता है खट्टा मीठा अचार वैसे तो, लेकिन पिक्कल में चले जाना का मतलब हो गया कि परेशानी में फिर से। ब्लैक एंड व्हाइट में दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट में दे दो भाई साहब मुझे, इसका मतलब रिटर्न में दे दो। ब्लैक का मतलब हो गया चलाने वाली कलम, और व्हाइट का मतलब हो गया पेपर, पेपर पे लिखा हुआ, इसका मतलब रिटर्न हो गया। फुल स्विंग, अपने पूरे मौज मस्ती, पूरे कह सकते हैं अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर है वो अपने, तो हाइट ऑफ एक्टिविटी मतलब जो वो कार्य कर रहा है उसके सबसे चरम स्थान पर पहुंचना। हाई स्पिरिट का मतलब पूर्ण उत्साह, और लो स्पिरिट का मतलब निराश होना। तो ये कुछ इडियम्स थे, आई होप आपको समझ में आए।